तो लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था HTML टैग्स के बारे में, HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में एंड HTML एलिमेंट्स के बारे में। बट एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि HTML टैग्स एंड HTML एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स में तो आपको डिफरेंस बता दिया था मैंने कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे टैग्स होते हैं उनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करवाने के लिए। बट HTML टैग्स और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है कंटेंट का। जो HTML टैग होता है ना, उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज़ करा है। इसमें एक स्टार्ट टैग है, एक एंड टैग है, बट इसके बीच में कुछ कंटेंट नहीं है। बट अगर मैं HTML एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखो हमने उसको कंटेंट भी प्रोवाइड करवा रखा है जिसको हम बोल्ड करना चाहते हैं। एंड अगर मैं इस टेबल में आऊँ तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML एलिमेंट्स होल्ड द कंटेंट। और जो एक और पॉइंट है वो ये कि HTML टैग्स जो होता है उसका स्टार्टिंग टैग होगा, एक एंडिंग टैग होगा। बट HTML एलिमेंट्स जो है वो टैग ही है, बट उसमें कुछ कंटेंट भी है। अगर मैं एक टैग है उसके अंदर कुछ कंटेंट भी डाल दूँ तो वो HTML एलिमेंट बन जाता है। बस यही बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों में। और अगर आपको ये टेबल पढ़नी है तो ये वेबसाइट है गीक फॉर गीक्स, इसमें आप जा सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन HTML टैग्स एंड एलिमेंट, और ये जो गीक फॉर गीक्स वाला लिंक आएगा इसमें आप चले जाना, तो यहाँ पर आपको ये टेबल मिल जाएगी। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे गूगल पे जाके देख सकते हो। तो रेफरेंस लेना जो है अच्छी बात होती है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उसको सिंपली सर्च कर लो। तो अब जो मैं सेकंड चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है, ये यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है जो कि किसी बुक की है, किसी ऑथर की है। बट मेरा जो फोकस है वो अभी इस चीज़ में है, द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स बाय आर्थर कोनन डॉयल। और इसके नीचे देखो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका यूज़ करके मुझे ये चीज़ बनानी है, सेम इस चीज़ को बनाना है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे एक हेडिंग है एंड यहाँ पे ऑथर का नाम है, और इन दोनों के बीच में एक गैप है यहाँ पे देखो। और ये जो हॉरिजॉन्टल रो है और ये वाली जो लाइन है इसके बीच में भी कुछ गैप है। तो मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ बनानी है उन चीज़ों का यूज़ करके जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। तो एक वेबसाइट है कोड पेन, उस पर आप जा सकते हो अपना कोड लिखने के लिए। यहाँ पे स्टार्ट कोडिंग में क्लिक कर दो और यहाँ पे ये चीज़ आ गया। अब इस चीज़ का आपको कैसे यूज़ करना है वो देखो। देखो, जब भी आप कोई पेज बना रहे हो, ठीक है, तो आपको उस टाइम पे पता नहीं होगा कि उसका आउटपुट कैसा दिखेगा। आपको उसको पहले अपने पेज में इनकॉर्पोरेट करने से पहले आपको एक डेमो चाहिए होता है कि ये कैसे लगेगा मेरे पेज में। तो उसको करने के लिए आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो। यहाँ पे आप अपने HTML का टैग लिख सकते हो, यहाँ पे CSS का लिख सकते हो, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का लिख सकते हो, और इन सबको मिला के जो भी कंटेंट फॉर्म होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हो एक्चुअल वेबसाइट में यूज़ करने से पहले। तो मुझे फ़िलहाल HTML की ज़रूरत है तो मैं इनको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर मुझे अपना कोड लिखना है HTML का, और मुझे सिर्फ इतने वाले पार्ट को बनाना है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, सबसे पहले ये एक हेडिंग दे रखी है, और ये हेडिंग जो है H1 है, सबसे बड़ी हेडिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर एक ब्रेक भी दे रखा है इन्होंने। ये जो होल्म्स लिखा हुआ है ना, होल्म्स, ये दूसरी लाइन पर लिखा हुआ है। तो मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो चीज़ है द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक, इसको मुझे H1 में देना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक। फिर ये जो दूसरी लाइन है इसमें मुझे लिखना है होम्स, और ये जो है होम्स लिखा हुआ है ये भी H1 ही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये भी आ गया लिखा हुआ। बट यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, ये जो होम्स लिखा हुआ है ये बिल्कुल सेंटर पे लिखा हुआ है, और ये जो एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक लिखा हुआ है ये भी इस पूरे पेज के बिल्कुल सेंटर पे लिखा हुआ है। तो सेंटर पे लाने के लिए टेक्स्ट को हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। हम यूज़ करते हैं सेंटर टैग का। तो मैं यहाँ पे सेंटर टैग को लिख लेता हूँ, यहाँ पे उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हाँ, तो अब देखो ये वाली जो चीज़ है और ये वाली जो चीज़ है वो कुछ कुछ सेम नज़र आ रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो आप, ये जो लिखा हुआ है ऑथर का नाम
ये इस वाली हेडिंग से छोटा है। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, और ये जो चीज़ है ये भी सेंटर, ये जो चीज़ है ये भी सेंटर में ही है बिल्कुल, तो ये भी मुझे सेंटर टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। और मैं इसको यहाँ पे पेश कर दूँ, अगर ये जो चीज़ है ये हेडिंग से थोड़ी छोटी है, मैं इसको लेट से H3 ले लेता हूँ। तो अब ये कुछ कुछ इसके जैसा लग रहा है, बाय आर्थर कॉनन डॉयल, जहाँ पे मैंने इस चीज़ को लिख दिया। अब यहाँ पे देखो एक हॉरिजॉन्टल रो है, हॉरिजॉन्टल रो है, हॉरिजॉन्टल रो के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, HR का। तो मैं यहाँ पे HR लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक हॉरिजॉन्टल रो भी है। तो यहाँ पर हमने उन चीज़ों का यूज़ कर लिया जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पे सेंटर टैग का कर लिया, HR का कर लिया, सेंटर का कर लिया। अब जो हमारा आज का टॉपिक है लिस्ट एंड इमेज एलिमेंट्स, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है ये एक अपना वेब पेज बनाया था बेसिक सा, इसमें हमने हेडिंग्स लिखी थी और कुछ कुछ उसके अंदर पैराग्राफ लिखा था, एक यहाँ पे अंडरलाइन टैग है उसका भी यूज़ करा था। तो इस वाले लेसन में मैं आपको लिस्ट एंड इमेजेस एलिमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, आप जब स्कूल में एग्ज़ाम देने जाते हो तो जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें एक चीज़ लिखी रहती है कुछ कुछ क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन इन पॉइंट्स। तो आप क्या करते हो, आप जो अपना आंसर लिखते हो उसको कुछ कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हो, उसमें आप अपना आंसर लिखते हो। तो जब आप अपना वो आंसर लिख रहे होते हो तो आप जैसे पॉइंट्स नहीं करते, जैसे बुलेट पॉइंट्स आप बना देते हो, उसमें कुछ कुछ बच्चे स्टार बना देते हैं, कुछ 1 2 3 करके लिखते हैं। तो इस चीज़ को जो है HTML में लिस्ट कहा जाता है। ये जो लिस्ट होती है ये दो तरीके की होती है, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है जिनका ऑर्डर होता है, जैसे 1 2 3, एंड अनऑर्डर लिस्ट आर दोज लिस्ट विच डू नॉट हैव एनी ऑर्डर। जैसे आप जो है स्टार करते हो, बुलेट्स पॉइंट करते हो। क्रोम ब्राउज़र में जाऊँ एंड ये जो सारे टैग्स है इनको मैं हटा दूँ यहाँ से, ये वो है जो हमने अभी बनाया था। एंड अगर मैं इसमें लिखूँ HTML लिस्ट्स एंड MDN में चले जाऊँ, इसको लीव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बता रही है। तो अनऑर्डर लिस्ट को जो है UL टैग से लिखते हैं, एंड इसका स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होता है। तो यहाँ पर देखो आप अपने एग्जाम शीट में भी तो ऐसे लिखते हो ना, ये बुलेट्स पॉइंट बना दिया, स्क्वायर पॉइंट बना दिया, सर्कल बना दिया। देखो यहाँ पे जो है 3 चीज़ें होती हैं, सर्कल, डिस्क एंड स्क्वायर। तो जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको हम यूज़ करते हैं तब जब हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं होता, अपने जो हमारे जो लिस्ट आइटम्स है उनका कोई ऑर्डर नहीं होता और उनका ऑर्डर मैटर भी नहीं करता। तो उस केस में हम जो है अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। और इसका सिंटैक्स देखो ये है, सबसे पहले आप UL लिखोगे, UL को क्लोज कर दोगे और उसके अंदर आप अपने लिस्ट आइटम्स लिखोगे। तो लिस्ट आइटम्स के लिए आप जो है LI टैग का यूज़ करोगे। LI मीन्स लिस्ट आइटम, ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग होगा और उसके बीच में आपको जो भी अपना आइटम चाहिए वो आप लिख दोगे। तो इसको हम जो है VS कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं जो है इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ H1, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई हॉबीज़। अब देखो जो माई हॉबीज़ है, इसमें ये जो हॉबीज़ वाला पार्ट है इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जैसे अगर मेरे को म्यूज़िक पसंद है और सिंगिंग पसंद है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सिंगिंग को ऊपर लिखूंगा म्यूज़िक को नीचे लिखूंगा। मतलब हॉबीज़ तो हॉबीज़ होती हैं, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इस केस में हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट को आप कैसे यूज़ करोगे, UL लिख दोगे, एंटर मार दोगे, और इसमें आपको लिस्ट आइटम इंक्लूड करना है तो उसके लिए LI का यूज़ करोगे, एंटर मार दोगे। तो लेट्स से माई हॉबीज़ में मैं सबसे पहले म्यूज़िक लिख लेता हूँ, फिर मैं बुक्स लिख लेता हूँ, एंड देन मैं ट्रैवलिंग लिख लेता हूँ। इसको कर देते हैं सेव, एंड इसका मैं जो है पाथ कॉपी करके तो यहाँ पर देखो ये है हमारा अनऑर्डर लिस्ट, माई हॉबीज़ आएगा लिखा हुआ, उसके बाद म्यूज़िक, बुक्स एंड ट्रैवलिंग।
अगर आपको इसका टाइप चेंज करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि 3 होते हैं, सर्कल हो गया, डिस्क हो गया और स्क्वायर होता है। तो बट अगर मुझे मान लीजिए कि डिस्क या स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए आप उसको कैसे यूज़ करोगे? टाइप में आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है दे सकते हो कि आपको कौन सा टाइप यूज़ करना है। आपको सर्कल यूज़, सर्कल तो होता ही है, डिस्क यूज़ करना है या स्क्वायर यूज़ करना है। तो इसको जैसे मैं यहाँ पे करके देखो, जैसे मेरे यहाँ पे यूएल लिखा हुआ है, इसमें आपको जो है टाइप लिख देना है और टाइप के अंदर आपको स्क्वायर यूज़ करना है या डिस्क यूज़ करना है वो आप देखो। तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख दूँ और इसको मैं कर दूँ सेव, तो यहाँ पर देखो ये चेंज हो गया। ये जो है पहले सर्कल था, अब जो है स्क्वायर हो गया। इसको अगर मैं कर दूँ सर्कल, इसको कर दूँ सेव, और अगर मैं इसको कर दूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिस्क होता है और सर्कल और स्क्वायर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हो। तो ये था अनऑर्डर लिस्ट का। तो हमने अनऑर्डर लिस्ट की जो है बात कर ली, अब हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर देखो OL लिखा हुआ है, इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो हम अब बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट हम यूज़ करते हैं जहाँ पर ऑर्डरिंग मैटर करती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, मतलब नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम जो है OL टैग का यूज़ करते हैं, OL टैग का यूज़ करते हैं और बाकी सब तो सेम ही है। अब इसमें एट्रीब्यूट्स के बारे में देखो, तो देखो जो अनऑर्डर लिस्ट था उसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट था टाइप, ठीक है। बट यहाँ पर जो है 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिवर्स, स्टार्ट एंड टाइप। अब यहाँ पे ज़्यादा एट्रीब्यूट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो है ऑर्डर को मैटर करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो है ऑर्डर मैटर करती है। जैसे अगर मैं टाइप की बात करूँ तो आप कैपिटल क्या कहते हैं, लोअर केस लेटर्स में यूज़ कर सकते हो, अपर केस लेटर्स में यूज़ कर सकते हो, रोमन नंबर्स में यूज़ कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल नंबर्स होता है। तो ये होता है इसका टाइप, जहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको किस टाइप में अपने लिस्ट आइटम्स को जो है मार्क करवाना है। उसके बाद स्टार्ट आप यूज़ कर सकते हो कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 से स्टार्ट करना है, आप 3 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो। रिवर्स में क्या होता है, जो आपने लिस्ट आइटम्स को मार्क करा हुआ है ना, उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 से लेकर 10 तक कुछ कुछ लिस्ट आइटम्स को इंक्लूड कर रखा है, तो अगर आप रिवर्स कर दोगे तो जो आपने 1 से 10 तक लिस्ट आइटम्स को मार्क कर रखा है वो रिवर्स होकर 10 से 1 हो जाएगा। मतलब ऐसे होगा 10 फिर 9 फिर 8 अप टू 1। तो इसको भी हम जो है यूज़ करके देखते हैं। इस चीज़ को जो है मैं डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं हॉबीज़ की जगह लिख देता हूँ, क्या लिखें, लिख देते हैं माई स्किल्स। यहाँ पे मैं जो है OL करूँगा, एंटर मारूँगा और इसके अंदर जो है मैं लिस्ट आइटम यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखा देता हूँ। अगर मैं लिस्ट आइटम डालूँ तो माई स्किल्स में हम लिख देते हैं तो यहाँ पे मैंने अपनी एक अनऑर्डर लिस्ट बना ली जिसके अंदर मैंने 3 आइटम्स लिखे, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग एंड फोटोग्राफी। तो अगर मैं इसको सेव कर दूँ एंड अगर मैं वापस जाके इस पेज में इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नेचुरल नंबर्स है, तो 1 2 3 में आगे लिखा हुआ माई स्किल। अब मैं इसको अगर चेंज कर दूँ, जैसे मैं इसका अगर टाइप चेंज कर दूँ एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ रोमन नंबर से जैसे मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे आई लिख दूँगा, ठीक है। एंड इसका मैं कर दूँगा सेव एंड अगर मैं इसमें वापस रिफ़्रेश करूँ तो देखो ये रोमन नंबर्स में हो गया। तो अब मैं जो है एक और एट्रीब्यूट के बारे में बता देता हूँ आपको, स्टार्ट। तो स्टार्ट लेट से मुझे जो है 5 से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ एंड वापस अपने वेब पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो पहले 5 से स्टार्ट हुआ, 5 6 7। तो ऑर्डर लिस्ट आपको समझ में आ गया, अनऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया। अब एक और चीज़ होती है कि मैं एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बना दूँ, तो उसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं स्टार्ट हटा देता हूँ यहाँ से, देखो यहाँ पर मैंने जो है एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है। अब लेट से मुझे इस ऑर्डर लिस्ट को किसी दूसरी ऑर्डर लिस्ट के अंदर डालना है। जैसे लेट से मैं अगर यहाँ पर जो है एक अनऑर्डर लिस्ट बनाऊँ, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में जो है मैं एक आइटम डाल देता हूँ इसमें,
जिसमें मैं लिख दूंगा माई हॉबीज़। एक और लिस्ट डाल देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई स्किल्स, और एक और बना देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं बना दूंगा कॉन्टैक्ट का। ठीक है, ये यहाँ पे जो हेडिंग लिखी है माई स्किल्स, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो, जो माई स्किल्स है उसमें मैंने इन तीन चीज़ों को इंक्लूड करा है। अब ये जो तीन चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड ये जो है आपका, इसको मैं H1 के अंदर डाल देता हूँ, एंड इसको मैं सेव कर दूँ अगर, एंड वापस अपनी वेबसाइट पे जाऊँ और इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे H1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसको मैं हटा देता हूँ, बेकार लग रहा है ये। तो देखो ये अब बढ़िया लग रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा माई हॉबीज़, माई स्किल्स एंड कॉन्टैक्ट, और जो माई स्किल है उसमें मैंने तीन और लिस्ट आइटम्स को इंक्लूड कर दिया। तो ये जो माई हॉबीज़, माई स्किल एंड कॉन्टैक्ट है, ये तो हो गया अनऑर्डर लिस्ट, और एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने ऑर्डर लिस्ट को नेस्ट कर दिया। तो इस चीज़ को बोलते हैं नेस्टिंग लिस्ट। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तीन चीज़ें हमने पढ़ी, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, और लिस्ट को नेस्ट कैसे करवाना है। तो अब हम बात करेंगे इमेज एलिमेंट्स के बारे में। तो मैं इससे बैक हो जाता हूँ, एंड अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इमेज इन HTML MDN, और यहाँ पे करा क्लिक, तो ये जो IMG एलिमेंट है इसका हम यूज़ करते हैं अपने वेब पेजेस में इमेजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए या इमेजेस को इंक्लूड करने के लिए। जो इमेज टैग है इसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है SRC, एक होता है ऑल्ट। SRC में हम उस पाथ को डिफाइन करते हैं जहाँ पर हमारी इमेज स्टोर है, और ऑल्ट में हम जो है, जैसे इन केस हमारी इमेज जो लोड नहीं हुई, तो ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव, कि हम अपनी इमेज इमेज की जगह क्या क्या दिखाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाऊं इसको करके। तो लेट से मेरे को यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे बर्गर सर्च करा और मैं गया इमेजेस पे, जैसे मैं इस वाली इमेज पर क्लिक करूँ तो ये एक इमेज आ गई बर्गर की। यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करूँ और कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक कर दूँ और इसको मैं ब्राउज़र पे ले जाके पेस्ट करके एंटर करूँ, तो यहाँ पर मेरी जो है एक बर्गर की इमेज आ जाएगी। बेसिकली हुआ ये कि इंटरनेट पे एक इमेज थी बर्गर, उसका हमें जो है लिंक मिल गया। अब उस इमेज को हमें जो है इंक्लूड करना है अपने पेज पे। जैसे मैं अगर इस पेज पे उसे इंक्लूड करना चाहूँ तो मैं जाऊँगा अपने VS कोड पे, और यहाँ पर जो है इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ H1 बर्गर की। ठीक है, अब इमेज को यूज़ करने के लिए हम जो है IMG टैग का यूज़ करते हैं, तो आपको सिंपली IMG लिखना है और एंटर कर देना है। अब यहाँ पे देखो, एक हो दो दो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एक है सोर्स, एक है अल्टरनेटिव। तो सोर्स में आपको पाथ लिखना होता है जहाँ पर आपकी इमेज स्टोर है, तो यहाँ पर मैं वो पाथ लिख लेता हूँ, काफ़ी लंबा पाथ है। और अल्टरनेटिव में हमें वो लिखना होता है कि इन केस हमारी इमेज लोड नहीं हुई तो उसकी जगह हम अपने यूज़र को क्या दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपली दिस इज़ अ बर्गर। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ सेव, और अगर मैं अपनी वेबसाइट पर जाऊँ और इसको फिर से कर दूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी इमेज आ गई बर्गर की। ये देखो कितनी बड़ी हो गई है। अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊँ आपको, तो ये रही बर्गर की इमेज, ये काफ़ी बड़ी हो गई है। ये बर्गर छोटा सा आया लिखा हुआ है, इसकी जगह दूसरी इमेज का यूज़ करते हैं। हम्म, हम्म, इस वाले को देखता हूँ जरा, कॉपी इमेज एड्रेस करा, एंड ये जो है
इसकी जगह हमने जो है ये वाला कर दिया, इसको कर दिया सेव। एंड इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ फिर से, तो 100 पे ये बिल्कुल सही आया। तो देखो ये वाली इमेज जो है मैंने इंटरनेट से उठा के अपने वेब पेज पे इंक्लूड कर दी विद द हेल्प ऑफ इट्स पाथ और एड्रेस। अब यहाँ पर इमेज जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप इसका जो है क्या कहते हैं उसको, हाइट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइट इसकी चेंज कर सकते हो, विथ इसकी चेंज कर सकते हो। तो इन सब के बारे में ही पढ़ते हैं हम। तो अगर मेरे को लेट से अपनी इमेज की हाइट चेंज करनी है, तो उसके लिए मैं एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ हाइट। एंड हाइट में लेट से मुझे 500 पिक्सल्स लिखनी है। अच्छा यहाँ पे आप आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो आप हाइट और विथ का यूनिट लिखोगे वो आप परसेंटेज में भी लिख सकते हो और पिक्सल में भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है पिक्सल्स का यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सेव। एंड इसमें अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो इसकी हाइट थोड़ी चेंज हो गई। अब मैं इसकी जो है विथ चेंज करता हूँ, जैसे मैंने हाइट लिख दिया है इसकी 500 पिक्सल, तो मैं इसकी विथ भी जो है 500 पिक्सल लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा स्क्वायर वाला लुक आए इसमें। तो ये देखो थोड़ा स्क्वायर वाला लुक हो गया, बट ये इमेज मतलब थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो गई। तो मतलब आपको यही चीज़ समझ में आनी चाहिए कि दो इसके वो होते हैं, एक में आप हाइट चेंज कर सकते हो, एक में आप विथ चेंज कर सकते हो। अब जो इमेज होती है उसके सिर्फ ये दो ही एट्रीब्यूट्स नहीं होते कि हाइट हो गया, विथ हो गया, सोर्स हो गया, सोर्स हो गया, और एक ये अल्टरनेटिव हो गया। इसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप बॉर्डर चेंज कर सकते हो। आप जो है इसमें क्या कहते हैं इसको, आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जो है लेफ्ट में, आप इसको सेंटर में ले जा सकते हो या राइट में ले जा सकते हो। आप इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हो, बट वो सारी चीज़ें आप जो है सी एस एस प्रॉपर्टीज से कर सकते हो। तो जब हम सी एस एस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पर तो मैंने बात बताया आपको कि आप इंटरनेट से उस कोई इमेज ले रहे हो, उसका फाइल पाथ जो है वो कॉपी कर रहे हो और अपने वेब पेज में इंक्लूड कर दे रहे हो। अब दूसरी जो चीज़ आती है वो ये है कि अगर आपके सिस्टम में कोई फाइल पड़ी और सिस्टम में कोई इमेज पड़ी हुई है, तो उसको आप अपने वेब पेज पे कैसे इंक्लूड करोगे। तो उसके लिए मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये जो चीज़ है इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब आपको जो है अपने सिस्टम से या अपने पीसी से कोई इमेज की फाइल निकालनी है और उसको अपने वेब पेज पे इंक्लूड करना है। तो उस चीज़ के लिए ना, जो आपने अपना फोल्डर बनाया है जहाँ पे आपकी HTML फाइल है, उसी फाइल में आपकी वो इमेज फाइल भी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप में ये फाइल बना रखी है फर्स्ट। इसको मैं अगर किसी फोल्डर में इंक्लूड कर दूँ, इसको मैं किसी फोल्डर में डाल देता हूँ। इसका नाम मैं HTML लिख देता हूँ एंड इसको मैं जो है इसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया और उसमें जो है मैंने अपनी एक फ़ाइल डाल दी HTML की। अब इसी सेम फोल्डर में मुझे एक इमेज लानी पड़ेगी, तो वो मैं अपनी इमेज ले आता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने जो फोल्डर बना रखा था अपने HTML, उसके अंदर मैंने एक फ़ोटो इंक्लूड कर दी है अपनी। अब ये जो पिक है ये मेरे सिस्टम पे है, इसको मुझे अपने वेब पेज पे इंक्लूड करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो आपकी जो भी पिक होगी उसमें राइट क्लिक करके सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ पे इसका नेम होगा, इसको कॉपी कर देना है। और यहाँ पे देखो एक्सटेंशन का ध्यान रखना, .png। ठीक है, फिर अपने कोड पे जाना है, VS कोड पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, लेट्स से मैं लिख देता हूँ माई प्रोफाइल। फिर मैं इमेज टैग का यूज़ करूँगा, एंटर मारूँगा। एंड सोर्स में आपको वो कॉपी कर देना है एंड .png लिख देना है आपको। ठीक है, एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड अल्टरनेटिव में मैं लिख देता हूँ माई प्रोफाइल। अब मैं इसको सेव करूँ एंड ब्राउज़र में आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। बट ये जो फोटो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। बट इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हमने दो एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ हाइट एंड विथ। आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर मुझे इसकी हाइट और विथ चेंज करनी है तो मैं हाइट और विथ एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सेव एंड वापस जाके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखो अब ये थोड़ी बढ़िया लग रही है। तो आपने इमेज टैग के बारे में भी पढ़ लिया।
अब जैसे मैंने आपको टेक्स्ट में बताया था, आप टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जा सकते हो, सेंटर पे ले जा सकते हो, राइट में ले जा सकते हो। वैसे ही इमेज को भी आप सेंटर में भी ले जा सकते हो, लेफ्ट में भी ले जा सकते हो। बट वो सारी चीज़ें जो हैं वो CSS प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम पढ़ेंगे। अभी बेसिकली इमेज को कैसे यूज़ करना है, इमेज का पाथ कैसे कॉपी करना है, कैसे उसको कैसे उसको इंक्लूड करना है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताता हूँ जिनका आप जो है यूज़ कर सकते हो, और वो टूल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई क्लाइंट है, आपके क्लाइंट ने आपको बोला कि भाई मेरे को ये वेबसाइट बना के दो, और उसने आपको कुछ कुछ इमेजेस दे दी। अब उसने बोला कि ये इमेजेस मेरे को अपनी वेबसाइट पे चाहिए, ठीक है, बट वो इमेजेस जो हैं उतनी प्रोफेशनल नहीं लग रही। तो आप कुछ कुछ टूल्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे आपके पास कोई इमेज है, उसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप जो है एक टूल का यूज़ कर सकते हो, इमेज रिसाइजर का। जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करना। यहाँ पे आप कोई भी इमेज को ट्रैक करके उसका साइज चेंज कर सकते हो। अब अगर आपको किसी इमेज से जो है उसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो उसके लिए आप जो है बैकग्राउंड रिमूवर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखो रिमूव बैकग्राउंड है, इस लिंक पे जाके आप अपनी इमेज का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो। अब एक लास्ट चीज़ जो होती है वो होती है सर्कल सर्कल क्रॉप टूल। बेसिकली जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, तो यहाँ पर देखो ये जो इमेज है इसका बॉर्डर जो है सर्कल है, बट एक्चुअली में जो रियल इमेज थी वो सर्कल में नहीं थी, वो एक स्क्वायर टाइप में थी। उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सर्कल में, क्योंकि सर्कल जो है वो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, स्क्वायर उतना नहीं लगता। तो अगर आपके पास कोई इमेज है जो कि स्क्वायर की जिसका बॉर्डर जो है स्क्वायर में है, तो आप जो है इस टूल का यूज़ करके उसको ऐसे बना सकते हो सर्कल में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जो है लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे, और 2-3 पेज होती हैं वेबसाइट्स में, उनको कैसे लिंक करना है विद द हेल्प ऑफ एंकर टेक्स्ट, उसके बारे में सीखेंगे।